अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज अज़कलम फरवा खालिद केस नंबर 21। उन्हें गलत फहमी की वजह से तो मेरे दुश्मन अभी तक नुकसान पर नुकसान ही उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक अयान खानज़ादा की पसंद नापसंद का ही पता नहीं चला। उन्हें पता होना चाहिए मुझे फ़िज़ा मलिक जैसी बेबाक लड़कियाँ पसंद हैं, इस सेक्रेटरी जैसी डरी सहमी आम सी लड़कियाँ नहीं। और तुम्हारी इस मासूम को रिजेक्ट कर दिया था मैंने। इसे ही शौक़ था मेरे साथ काम करने का। आप पूरे करें अपना शौक़। ये पूरी दुनिया की हिफाजत करने का ठेका मैंने तो नहीं उठा रखा ना। वो अपनी बात मुकम्मल करता सिगरेट सुलगा गया था, जबकि हनान जो कब से गहरी खोजती निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था, इसकी बात के इख्तिताम पर अपने लबों पर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। तो फिर ऐसा करो, इस मासूम को अपनी भाभी नंबर 2 बना लो। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। इतनी नाजुक सी तो है। हनान की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि आर्यन ने अपने हाथ के करीब रखा पेपर वेट इसके सर पर दे मारा था। हन्नान ने बर वक्त हाथ उठाकर बहुत मुश्किल से अपना बचाव किया था, क्योंकि आर्यन का निशाना सीधा इसके सर पे था। हाथ पर लगने की वजह से वो दर्द से बलबला उठा था। दोबारा ऐसी बकवास करने से पहले इसे ज़रूर याद रखना। इसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी, जबकि चेहरे पर छाए गज़बनाक तासरात देखे हनान के लबों से बेयकीनी के आलम में कहका बरामद हुआ था। हाँ हाँ हाँ, आज तक तो मेरी दुलकर बनाता आया, अब मेरे हाथ भी कुछ लग गया है। छोड़ूंगा नहीं मैं भी तुम्हें। हनान मार खाने के बाद भी बाज नहीं आया। जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। वो मेरी लड़की मेरे लिए एक सेक्रेटरी से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती। बहुत जल्द मैं इसे नौकरी से फारिग कर दूंगा। वो मेरे साथ काम करने के काबिल नहीं है। अब दोबारा मैं इस हवाले से कोई बकवास ना सुनूं। नाउ गेट लॉस्ट। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि हनान दोबारा ऐसा कोई मजाक करने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन वो भी आर्यन का ही भाई था। इतनी आसानी से तो वो भी चुप करने वाला नहीं था। आखिर कौन थे ये लोग? कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ायदा से बात हुई अभी। कह रही थी वहाँ सब बहुत डरे हुए थे। एक हफ्ते के लिए सोबे की रुखसती मुलतवी कर दी है। इसके बाद सादगी से एक फ़ंक्शन कर देंगे। अमीना बेगम परेशानी में बोल रही थी। वो रात को ही वापस आ गई थी। इनकी बात पर नाश्ता करती मुस्फरा का हाथ थम सा गया था। उन्हें कैसे बताती कि ये सब इसी की वजह से हुआ था। इसे अब भी शमशेर का इलाज करने पर कोई पछतावा नहीं था, मगर वो शख्स जो करता फिर रहा था वो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं था। बिना कुछ बोले वो अपनी जगह से उठ गई थी। इसका रुख पुलिस स्टेशन की जानिब था। वो सोच चुकी थी कि अभी इसे क्या करना है। एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है मुझे। इसे सीधा एसपी साहब के पास ले जाया गया था। इसने हवालदार के सामने एफआईआर के लिए जिस इंसान का नाम लिया था, वो सुनते ही इसे सीधा ऑफिसर के पास पहुंचा दिया था। नाम पूछ सकता हूँ? किसके खिलाफ दर्ज करवानी है आपने ये रिपोर्ट? सामने बैठा ऑफिसर बहुत ही महजब तरीके से पेश आ रहा था, जो देख मुस्फरा को थोड़ी तसल्ली हुई थी। जी के नामी गुंडे के खिलाफ, जो किसी भी वक्त किसी के भी घर या हॉस्पिटल में घुसकर सरेआम गोलियां चला देता है। अब तक न जाने कितने बेकसूर लोगों को मार चुका है। मुस्फरा पूरे जज्ब के आलम में बोल रही थी, जब इसे अचानक से एसपी के चेहरे पर घबराहट भरे तासुरात महसूस हुए थे। इसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालते अपनी पेशानी साफ की थी। इसकी निगाहें मुस्फरा पर नहीं बल्कि इसकी पुश्त पर खड़े शख्स पर थीं। मेरे पास इसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज, कल रात वो जब मेरी बहन के घर आया था, इसकी फुटेज, सब कुछ मौजूद है मेरे पास। मैंने इसका चेहरा भी देख रखा है। मैं आपको इसका स्केच बनवाने में मदद कर सकती हूँ। मुझे इससे अपनी जान का खतरा है। शमशेर जाहिद नामी जिस शख्स इसने बहुत बेदर्दी से मारा था, इसे भी मैं गवाही देने के लिए राज़ी कर लूँगी। आप बस एक बार इस शख्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दें। वैसे बोल रही थी जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा अपनी ज़िद बनवाने के लिए इसरार कर रहा हो। सबूत दिखाएं। एसपी ने इस पीछे खड़े शख्स के कहने पर सबूत मांगे थे, जबकि मुस्फरा को अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि इसकी मौत का फरिश्ता इसके पीछे आन खड़ा हुआ है। ये मेरे इस मोबाइल में सारे सबूत मौजूद हैं। इसने जैसे ही मोबाइल आगे किया, एसपी ने पहले ही पीछे खड़े जावियार कमाल ने वो सादा सा फ़ोन उचक लिया। मुस्फरा इस बदलियाजी पर जैसे ही गुस्से से पलटी, सामने खड़े शख्स को देख इसकी आंखों की पतलियां सिकुड़ गई थीं। वो आंखें फाड़े से ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। तो तुम, इसके लबों से सिर्फ इतना ही निकला था। एसपी इस शख्स के इशारे पर ऑफिस से निकल गया था। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। इसके चेहरे पर अब मास्क अब भी था, मगर इन भूरी आंखों में भड़कती आंख मुस्फरा को बुरी तरह से खौफजदा कर गई थी। वो समझ गई थी कि अब इसकी खैर नहीं थी इस हैवान के हाथों। वो शायद इसे यही मारकर फेंकने वाला था। कुछ देर पहले वो जो इस पुलिस स्टेशन में खुद को मजबूत महसूस कर रही थी, अब इसे अपने कदमों पर खड़ा होना मुहाल हुआ था। मुकाबल ने सर से पैर तक इसे घूरा था। वो इस वक्त सी ग्रीन कलर के लिबास में मुलव्वस लंबे बालों को चुटिया में मुकीद किए दुपट्टे को गर्दन के गिर लपेटे हुए थी।
शोल्डर पर बहने बैग की स्ट्रिप को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़े वो अपने अंजाम को सोच रही थी। गनेरी मोड़ी पलकों का रक्स जारी था। लबों को काटती वो उन्हें लाल कर चुकी थी। मुकाबल की निगाहें इसे बुरी तरह से पजल कर रही थीं। बैंडेज करवानी थी। हॉस्पिटल गया तो वहाँ नहीं थी, सोचा क्यों ना यहीं आ जाऊं। मुस्फरा जो उसकी जानिब से अब किसी सजा की मुंतज़िर थी, इसके अदा किए जाने वाले अल्फाज पर हैरत से लब वा किए सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे इनके बीच बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात हों और वो यहाँ इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं बल्कि इसी के किसी काम के लिए आई हो। जज जी यहाँ। मुस्फरा ने थूक निगलते इसकी जानिब ऐसे देखा था जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा गुजरा हो। मैंने बैंडेज करने का बोला है, कुछ ऐसा करने को नहीं कहा जो यहाँ नहीं हो सकता। ये शख्स ज़्यादा देर मुहज़्ज़ब बनकर नहीं रह सकता था। इसकी हैरानी पर इसे सर से पैर तक घूरता बेबाकी से जो इस अल्फाज बोल गया था, इसने मुस्फरा की रंगत टमाटर की तरह लाल कर दी थी। वो मुठियाँ भींच कर रह गई। इसकी निगाहों का मफ़हूम समझती वो अपने आप में सिमटी थी। कभी कभी इसकी निगाहों में कुछ ऐसा होता था कि मुस्फरा को अपनी जान निकलती महसूस होती थी। सीने के बाएं हिस्से में कुछ होने लगता था। गुलाब खान टेबल पर मेडिकल बॉक्स रख कर जा चुका था। इससे ज़्यादा मेडिकल बॉक्स अब गुलाब खान के हाथ में पाया जाने लगा था। अब वो सोफे पर जाकर विराजमान होता इसे गहरी नज़रों से घूर रहा था। वो बज़ाहिर जितना नॉर्मल बैठा था, इसकी भूरी आंखों में इतनी ही तुगयानी बरपाती जैसे अभी इसे जलाकर राख कर देगा। वैसे कुछ कह क्यों नहीं रहा था, मुस्फरा ये सोचकर ज़्यादा तशवीश का शिकार हो रही थी। इसके करीब आते ही वो शर्ट उतार चुका था। शायद ये ज़िकी का सबसे पसंदीदा काम था। ज़ख्मी बाजू के साथ भी शर्ट उतारने में चंद सेकंड नहीं लगते थे इसे। पहले कभी किसी जानिब ध्यान न देकर अपना काम करने वाली डॉक्टर मुस्फरा इस वक्त इसके करीब जाते न जाने क्यों अपनी रंगत को लाल होने से नहीं रोक पाई थी। इसका कसरती सीना इसकी निगाहों के बिल्कुल सामने था। ज़िकी ने अपनी निगाहें इसके बाजू पर ही फोकस रखी हुई थी, मगर इसे अपनी जानिब देखता पाकर मुस्फरा की पलकें लरसने लगी थीं। इसकी मशहूर कुन खुशबू मुस्फरा को अपने हिसार में जकड़ने लगी थी। इसने अब तक सिर्फ एक गलती ही की थी, इस शख्स के बाजू का जख्म खराब करके, जो गलती अब इसके गले पड़ चुकी थी। वो जानबूझकर इसे स्टिच करने के लिए बार बार ये बैंडेज करवा रहा था। पूरा वक्त इसकी ज़िकी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। कई बार इसके हाथ कांप गए थे, मगर इस शख्स को कोई असर नहीं हुआ था। जैसे ही वो अपना काम मुकम्मल करती वहाँ से हटने लगी थी, ज़िकी ने इसकी कलाई फिर से अपने गिरफ्त में जकड़ते इसे अपने बराबर सोफे पर गिरा गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की कैसे बच गई? एक काम दिया था तुम लोगों को, वो भी नहीं हो सका। होटल की सारी फुटेज गायब है। किसने बचाया इसे? कैसे निकली वो? और आदमी कहाँ हैं जो इसे उठाकर ले गए थे? रेहान बेचैनी से टहल रही थी। इसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। इसकी इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे फेल हो सकती थी? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ये बात आर्यान खानज़ादा तक पहुँच जाती कि इसने सब कुछ करवाया था, तो वो शख्स इसे कहीं का ना छोड़ता। इसीलिए वो मुसलसल अपने आदमियों को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक इनका सुराग नहीं मिल पाया था। कैसी तबीयत है बेटा अब तुम्हारी? ईज़ल के साथ रात को जो वाक़या पेश आया था, वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थी। इसका पूरा वजूद खौफ बुखार से तप रहा था। नुसरत बेगम के कहने पर इसने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी, जबकि सही तो ये था कि रात को इसका बॉस का जो चेहरा इसके सामने आया था, वो अब इस ऑफिस में जाना ही नहीं चाहती थी। हर शय से बढ़कर इसके लिए इसकी इज़्ज़त थी। नुसरत बेगम आराम करने के अपने रूम में गई थी जब आज खिलाफ़े मामूल इसकी ताया और चचा इसकी खैरियत दराफ्त करने इसके रूम में आए थे। ताई और चची भी साथ ही थीं, मगर दरवाजे पर ही रुक गई थीं। इससे हाल दरियाफ्त करने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया गया था। ईज़ल इतना तो जानती थी कि इन लोगों को इसकी इतनी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इसका हाल पूछने यहाँ तक आ जाए। ज़रूर कोई और वजह हो सकती थी। हम तुमसे एक अहम बात करनी है, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। इश्तियाक साहब ने अपनी बात का आगाज़ किया था। ईज़ल खामोशी से इनकी जानिब देख रही थी। तुम जानती हो पिछले इतने सालों से तुम हमारे पास रह रही हो। इतनी मुश्किल हालात और तंगदस्ती में भी हमने तुम्हारे तमाम अखराजात बर्दाश्त किए हैं। इसके साथ साथ तुम्हारा बाप हमसे बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर गया हुआ है। अब फौजिया की शादी और हालात भी कुछ ठीक नहीं है। हम चाहते हैं तुम वो सारा पैसा हमें वापस लौटा दो और यहाँ से चली जाओ। अब इससे ज़्यादा हम तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताया जान निगाहें झुकाए बोल रहे थे, मगर ईज़ल अभी इस अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपनी बीवी की ज़बान बोल रहे हैं। मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगी ताया जान, लेकिन अभी तो मेरी जॉब लगे 1 महीना भी नहीं हुआ। मैं इतनी सारी रकम एक साथ नहीं उतार सकती। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। ईज़ल के साथ रात को जो कुछ हुआ था, इसका दिल यही चाह रहा था कि इस घटिया इंसान की जॉब इसके मुंह पर मार के आ जाए, लेकिन फिर इससे इसकी ज़िंदगी की ये तल्ख़ हकीकत इसके सामने आन खड़ी होती थी कि इसके पास तो अपना छत भी नहीं था और ना ही इसका बोझ खुश असलूबी से बर्दाश्त करने वाला इसका बाप। बीबी हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम अपने शोषण को कैश करवा रही हो, हमें अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है। कल जिस तरह तुम्हारा बॉस तुम्हें बाहों में उठाकर यहाँ छोड़ कर गया है, लगता है तुम महीने से भी कम वक्त में अच्छे खासे कारनामे सर अंजाम दे चुकी हो। अपने बॉस से कहो कि वो ये सारी रकम दे दे। जितना अमीर वो है, इतनी रकम तो वो हर रोज़ भीख में निकाल देता होगा।
شبانہ چچی بنا سوچے سمجھے اس کے کردار پر حملہ آور ہو چکی تھیں، جبکہ وہ تو اس بات پر شوق تھی کہ ایان خانزادہ اسے گھر تک چھوڑ کر گیا تھا، وہ بھی اس طرح۔ ندرت بیگم کا سنجیدہ انداز اور ان لوگوں کے لہجے میں در آئی مزید سختی کی وجہ سے اب اسے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے آریان خانزادہ کے ساتھ کوئی غلط تعلقات تھے۔ ایزل نے نم آلود آنکھوں سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، ورنہ تو وہ نہ تو ان لوگوں کے سامنے کوئی سوال دے سکتی تھی اور نہ ہی انہوں نے یقین کرنا تھا۔ 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس، ہمیں یہ ساری رقم چاہیے۔ اور وہ لوگ اس کی خاموشی پر اپنی بات ایک بار پھر سے دہراتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ کیا کروں میں؟ کیا میری زندگی میں کبھی کوئی ایک اچھے پل نہیں آ پائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گالوں پر آن بکھرے تھے جب اسی لمحے اس کا سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ آریان خانزادہ کا نمبر جگمگاتا دیکھ اس کے پورے وجود میں انگارے بھر گئے تھے۔ یہ گھمنڈی انسان اپنی ذات کے ذم میں دوسروں کو انتہائی حقیر شے سمجھتا تھا۔ آریان خانزادہ اسپیکنگ۔ اس کی گمبھیر آواز بھاری آواز اسپیکر پر ابھری تھی۔ ایزل جو اسے خوب کھری کھری سنانے کی خواہش رکھتی تھی، اس کی رعبدار آواز پر اس کی گرفت موبائل پر مزید سخت ہوئی تھی۔ لبوں کو سختی سے میچے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی جو موبائل کان کے ساتھ لگا ہونے کی وجہ سے دوسری جانب بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔